आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सामाजिक विज्ञान की क्लास नंबर 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आकलन करने वाले हैं कि पेपर कैसा रहा, इसमें क्या क्या एमसीक्यू, रिक्त स्थान वगैरह, इन सभी का हम बिल्कुल आपको अच्छे से आंसर बताएंगे। तो देखिए वीडियो में पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पहले तो देखिए आप कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 10 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इंडिया में मनाया जाता है क्या। अगला क्वेश्चन है, देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देशों की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं इसे, क्योंकि ये विश्व स्तर पे होती है क्या। देखिए अगला क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ किस देश में लागू किया गया था। तो कॉर्न लॉ किस ब्रिटेन में लागू किया गया था क्या। जे.एन. टाटा ने भारत में प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया था। तो इन्होंने किया था जमशेदपुर में सर्वप्रथम स्टार्ट। कहाँ पर स्थापित किया था, जमशेदपुर में। तो इसका ए आंसर रहेगा बिल्कुल करेक्ट। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक किस देश में विकसित हुई। तो सबसे पहले ये हुई थी आपके चीन में। ठीक है, चीन इज द करेक्ट आंसर क्या। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो पंजाब में नहीं होती, हरियाणा में, राजस्थान में, ये होती है आपके उत्तराखंड में। इन विच द फॉलोइंग स्टेट ट्रांसलेट फार्मिंग इन द, ये वाला इसमें अपन को डी वाला ऑप्शन चूज करना है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 देखना आप, काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, कपास की खेती इस पर की जाती है क्या। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपके 1972 में लागू किया गया था। इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। देखिए तो दालें गए, सभी फलीदार फसलें होती हैं क्या। ठीक है, तो दालें इसमें करेक्ट आंसर आएगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके 11 नंबर का, भारत में करेंसी नोट जारी किए गए थे। तो कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या होते हैं, करेंसी जारी की जाती है क्या। तो ये थे आपके एमसीक्यू 11 क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो चंपारण में उगाने वाले किसानों का विद्रोह, किसको उगाने वाले, तो नील की खेती यहाँ पे आ जाएगा आपके, नील इज द करेक्ट आंसर क्या। अगला क्वेश्चन है आपके, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से किस महाद्वीप में हुआ। तो ये हुआ था आपके यूरोप में। तो आप यही टिक कर लीजिए कि यूरोप में क्या हुआ था आपका प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में हुआ था क्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था कि, तो वो किस जगह का था, वो जर्मनी का था। जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी के लगभग भाग पर जल पाया जाता है, कितने परसेंट भाग पर। तो ये पाया जाता है आपके 3/4, मतलब कि देखा जाए तो ये 71% भाग पे या 75% भाग पे अपन क्या मानते हैं, जल मानते हैं। तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तृतीयक क्षेत्रकों को क्या कहा जाता है। तो तृतीयक क्षेत्रकों को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति किसके हाथों में रहती है। तो वो रहती है आपका जनता, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात चली तो सबसे लास्ट में किसके पास है, ये जनता के पास रहेगी। तो अब आते हैं यहाँ तक होते हैं आपके एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से आते हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है। तो पहले वाले जो क्वेश्चन है, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है क्या। तो इसमें आपको आंसर क्या लिखना है, कई बच्चे यहाँ पे क्या है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा संसदीय शासन प्रणाली, यहाँ पे आएगा क्या। सेकंड क्वेश्चन है आपके, भारत में जनगणना कितने वर्ष के पश्चात होती है। तो भारत में जनगणना 10 वर्ष के पश्चात होती है क्या। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इस वाले में आपको आंसर लिखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपको वर्ग किलोमीटर भी इसमें मेंशन करना ही है क्या। ठीक है, ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 90.44% जमीनी हिस्सा है क्या इसमें। ठीक है, तो इसमें आंसर रहेगा 32,87,263। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के ऑथर है अपने पास महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसमें आंसर लिखना है आपको महात्मा गांधी। भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया, 22वां क्वेश्चन है। तो भारत में
प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है कि भाई आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन क्या। ठीक है, प्रशासनिक आधार पर तो 3 होते हैं और बाकी भारत में वनों को मुख्यतः 6 प्रकार के वन समूह में बांटा गया है। पहला आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय, पर्वतीय, उप उष्णकटिबंधीय और उप अल्पाइन वन और उप शीतोष्ण या शीतोष्ण, जिन्हें 16 मुख्य वन प्रकारों में से उपविभाजित किया गया है। अगर आपसे क्या नाम से आरक्षित प्रशासनिक वनों की बोलेंगे तो आप आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन ही आपको लिखना है क्या। अगला है क्वेश्चन आपके कि इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो इसके आंसर में आपको लिखना है लंदन। इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, तो इंग्लैंड में आपको लंदन शहर का नाम इसमें लिखना है क्या। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर लगी थी। तो यह लगी थी आपके मुंबई में, जो कि इसकी स्थापना 7 जुलाई 1853 को हुई थी क्या। अगला क्वेश्चन है आपके, पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था। तो पंजाब केसरी का प्रकाशन लाला जगत नारायण ने किया था क्या। ठीक है, और वो साल था क्या नाम से आपके 1964। बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रसेल्स, ऐसे अपन ब्रुसेल्स भी अपन कहते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है आपके, जिला मार्ग क्या है, व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट रोड। तो भाई वे सड़कें जो विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, जिन्हें जिला मार्ग सड़कें कहते हैं या जिला मार्ग कहा जाता है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो किसका होता है, जिला परिषद का होता है। तो ये इसका आंसर है। 28वां क्वेश्चन आ रहा है आपके, सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है। तो इसमें आपको लिखना है भाई सत्याग्रह में से यह अभिप्राय है कि इसका मूल अर्थ सत्य के प्रति आग्रह, मतलब कि सत्य का आग्रह करना है, सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ ही अहिंसा को मानना। तो इसमें आपको यह आंसर लिखना था। जॉबर कौन थे। तो जॉबर वे होते हैं जो उद्योगपति द्वारा नए मजदूरों की भर्ती के लिए नियुक्त किए जाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, गाँवों से लोगों को यहाँ पे वर्क के लिए लाते हैं, उनको बोलते हैं जॉबर। जॉब दिलाने वाले लोग भी अपन इनको कह सकते हैं क्या। अगला क्वेश्चन आपके 30 वाला, कैलीग्राफी क्या है। तो कैलीग्राफी एक सुलेखन है जो लेखक का एक कलात्मक और शैलीगत रूप है। इसे लेखन से जुड़ी एक दृश्य कला भी माना जाता है। इसके अक्षरों को अलग अलग तरीके से अपन क्या करते हैं, इसमें लिखा जाता है। 31 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट VPA इसको भी अपन बोलते हैं, साल 1778 में भारत के वायसराय लॉर्ड लिटिल ने पेश किया था। इस एक्ट का मकसद स्थानीय प्रेस पर नियंत्रण रखना था और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लेखन को दबाना था। इसे गैगिंग एक्ट के नाम से भी अपन क्या कर सकते हैं, जानते हैं क्या। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, व्हाट इज अन इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सभी या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये होता है आपका इकोसिस्टम क्या। अगला क्वेश्चन है आपके, लौह खनिज और अलोह खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए लौह खनिज क्या होते हैं कि जिन खनिजों में लोहा होता है वह लौह खनिज होते हैं, और जिनमें लोहा नहीं होता है, जिन खनिजों में लोहा नहीं होता है उन्हें अलोह खनिज बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल लौह खनिज में आप मैग्नीज लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा लिख सकते हैं, और अलोह में आप लिख सकते हैं तांबा, बॉक्साइट, टिन, सोना, चांदी एटसेट्रा। इनमें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय मृदा को 8 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणी मिट्टी, पीट मिट्टी व वन मिट्टी। और इनको कौन बांटता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1953 में इनको एक अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण समिति का गठन किया था, उसके अकॉर्डिंग इनको बांटा जाता है क्या। अगला क्वेश्चन 35, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता से हम यह समझते हैं कि जीवन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग रखना ही क्या है, धर्मनिरपेक्षता होता है। और धर्मनिरपेक्षता को पंथ निरपेक्षता या सर्कुलर वाद भी कहा जाता है। इसमें अपन और भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के विरुद्ध धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाए। धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी धर्म के आधिकारिक धर्म नहीं माना जाता है। धर्म राज्य के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करता है।
धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा आपको इस प्रकार इसमें कुछ लिखना था क्या। अगला क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन दिया है, वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए वाहन चलाते समय हमें सड़क पर नज़र रखनी चाहिए, फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, हमें हमेशा लेफ़्ट साइड चलना चाहिए और हमें हमेशा सिग्नल का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से हमें हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें लिखनी थी बातें क्या। देखिए स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखिए, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें लिख देना भाई 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया जाने वाला एक अभियान था, इसे नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया था। इसमें भाई शहरी भारत को खुले में शौच करने से मुक्त करना था। भाई खुले में जो शौच कर रहे थे उन सभी से क्या हमें मुक्ति दिलानी थी, और देश में करीबन संबंधित जितने भी कस्बे थे उनमें नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना भी सुनिश्चित बताया गया था। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना था क्या। खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो देखिए खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में क्या क्या अंतर है। तो खुली बेरोजगारी में लोग सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता है। वहीं प्रचंड बेरोजगारी में लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका योगदान उत्पादकता में कम व अनावश्यक होता है। ठीक है, एक पॉइंट तो आप ये लिख देना। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, खुली बेरोजगारी तब होती है जब किसी देश में श्रम शक्ति ज़्यादा हो लेकिन औद्योगिक ढांचा छोटा होता है। वहीं प्रचंड बेरोजगारी में आप लिखना कि व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। और अगला पॉइंट अगर आप कम से कम इसमें 3-4 पॉइंट तो लिखिए। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि खुली बेरोजगारी में लोग काम तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें काम करने का अवसर नहीं मिलता है। और वहीं आप प्रचंड बेरोजगारी की तरफ लिखना कि लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन उन्हें पूरे दिन की अपनी क्षमता से कम काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप खुली बेरोजगारी प्रचंड बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। और चाहे तो आप इसमें एक और पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि खुली बेरोजगारी में लोग अपनी मौलिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी नहीं पा पाते हैं। और प्रचंड में आप लिखना व्यक्ति स्वयं को बेरोजगार महसूस नहीं करते हैं लेकिन तकनीकी रूप से वो क्या होते हैं, बेरोजगारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, लैंगिक विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई लैंगिक विभाजन के कई कारण हो सकते हैं जिनमें लैंगिक भेदभाव, लैंगिक वेतन अंतर तथा मातृत्व दंड का प्रचलन शामिल है। लिंग भेदभाव लिंग विभाजन का सबसे आम कारण है। भाई इस कारण पे भी क्या है, लिंग विभाजन कर दिया जाता है। अध्ययनों से हम पता चलता है कि भाई महिलाओं को अक्सर समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में क्या किया जाता है, कम वेतन दिया जाता है और उन्हें उच्च स्तरीय पदों पर पदोन्नति या प्रमोशन किए जाने की संभावना भी क्या होती है, कम होती है क्या। तो ये भी अपन इसमें लिख सकते हैं। और लिंग विभाजन समाज में लिंगों विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच अनुचित भेदभाव को भी संवर्धित करता है। ठीक है, और भेदभाव से अपन समझ सकते हैं इसमें लैंगिक विभाजन के अर्थ से अपन ये भी समझ सकते हैं कि लिंग के आधार पर कोई भी बहिष्कार या प्रतिबंध जो लड़कियों, लड़कों या महिलाओं या पुरुषों के लिए उनके पूर्ण रूप से समान मानव अधिकारों को पहचानने या आनंद लेने या उनके प्रयोगों में बाधाएं उत्पन्न करता है क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें लैंगिक विभाजन में हम इसका आंसर लिख सकते हैं क्या। आपका 40वां क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि क्या है। तो कर्तन दहन कृषि वह होती है खेती करने का एक पारंपरिक तरीका है जिसमें जंगल के एक हिस्से को काटकर और जलाकर खेती की जाती है। इसे झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी अपन क्या कह सकते हैं क्या। ठीक है, इस प्रक्रिया में किसानों को पहले पेड़ों और वनस्पतियों को काटकर जलाते हैं, फिर उस ज़मीन पर खेती करते हैं। कुछ सालों बाद अपनी ज़मीन की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान क्या होते हैं, दूसरी जगह पर जाकर इस प्रक्रिया को वापस पुनः दोहराते हैं क्या। ठीक है, और इसमें अपन कुछ पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। भैया कृषि प्रणाली अमेजन वर्षावन अमेजन के जो अफ्रीका में सबसे बड़ा जंगल पाया जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी क्या होती है, प्रचलित है। झारखंड, अगर इंडिया में अपन इसको लिखना चाहें तो झारखंड में कुरवा के नाम से इसको जाना जाता है। भाई झारखंड में कैसे कुरवा के नाम जाना जाता है। उड़ीसा में इसे बेवर या दहिया के नाम से भी जानते हैं। यह कृषि पर्यावरण के लिए क्या होती है, हानिकारक है क्योंकि इससे वनों की कटाई और मृदा अपरदन भी होता है। तो 3 नंबर में इतना सा आंसर इसके लिए सफिशिएंट आपके रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन है आपके 41, सड़क परिवहन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो सड़क परिवहन की उपयोगिता इसका कारण निम्नलिखित लिख सकते हैं हम, जैसे कि सड़कें बनाने की लागत क्या है, कम पड़ती है। ठीक है, सड़कों का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में पहाड़ियों पर आसानी से किया जा सकता है। छोटी दूरी के लिए सड़क मार्ग से जाने का खर्चा भी क्या होता है, कम आता है। ठीक है, परिवहन सबसे लचीला अनुकूल है जिसकी पहुंच
दूर दराज के क्षेत्रों तक जहाँ तक रेल, वायु एवं जल परिवहन द्वारा पहुँच संभव नहीं है, वहाँ तक भी इसको पहुँचा सकते हैं क्या। और सड़कों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल कर्मियों का परिवहन भी इससे क्या होता है, आसान होता है। सड़कों के दो गंतव्यों के बीच एक मार्ग है जिसे मोटरसाइकिल, गैर मोटर चालित गाड़ियों के माध्यम से परिवहन में क्या कर सकते हैं हम, सक्षम करने के लिए या तो पक्का किया जा सकता है या फिर उस पर काम किया जा सकता है। ये आंसर इसमें आपको लिखना था क्या। अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो जर्मनी का एकीकरण कुछ निम्न बिंदुओं की सहायता से हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपको हेडिंग करके लिखना था कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे अहम योगदान प्रुसा के तत्कालीन मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क का था। बिस्मार्क के प्रुसिया की सेना और प्रशासन तंत्र का सहारा लेकर जर्मनी के एकीकरण की बुनियाद रखी थी। 1860 के दशक में बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध लड़े थे। इन युद्धों में प्रुसिया की जीत हुई और छोटे जर्मन राज्यों का गठबंधन प्रुसिया के साथ हो गया। सीडान के युद्ध के बाद दक्षिण जर्मनी के 4 राज्यों को जर्मन संघ में शामिल किया गया। इन राज्यों के नाम थे बवेरिया, बादेन, वुर्टमबर्ग और हेंस। इसके बाद प्रुसा के राजा को जर्मनी के शासक घोषित कर दिया गया और 18 जनवरी 1871 को फ्रांस के वर्सेल्स पैलेस में हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मनी के एकीकरण की घोषणा हुई। ये इसका पूरा आंसर लिखना था आपको। ये आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है क्या। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी या गारंटी अधिनियम, मनरेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मनरेगा, के प्रमुख उद्देश्य रखे गए थे। ठीक है, जिसमें आप लिख सकते हो ग्रामीण इलाकों में रोजगार की सुरक्षा बढ़ाना, ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर साल कम से कम 100 दिनों का रोजगार देना, टिकाऊ संपत्ति बनाने जैसे कि सड़कें, नहरें, तालाब, कुएं। टिकाऊ से मतलब कि जिनका निर्माण बार बार होता रहे, पुनः होता रहे। आवेदक के घर से कम 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार मुहैया कराना ताकि उसे आने जाने में कोई दिक्कत भी ना हो। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना, भाई एक सरकार एक निर्धारित कर देती है कि भाई यहाँ तक की इसकी मजदूरी रहेगी दिन की, तो उसे मिलना। पर्यावरण की रक्षा करना, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करना, सामाजिक इक्विलिटी को बढ़ावा देना। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार कानून एक हकदार है। अगर आवेदन के करने के अंदर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता तो आप आवेदक बेरोजगार भत्ता पाने के हकदार नहीं थे। कुछ इस प्रकार से उन्होंने नियम भी बनाए थे कि भाई जिन गाँवों में क्या थे, वे उनके नाम पे फॉर्म वगैरह भरवा लेते थे, वो नहीं मिलते थे। तो आपको इन सब चीज़ों का भी इसमें ध्यान रखना है क्या। तो ये कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके 43। सांप्रदायिकता राजनीति के अनेक रूप धारण कर सकती है, किन्हीं 4 रूपों की विवेचना कीजिए। और अथवा में इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है भारत के मानचित्रों को अंकित। तो आई थिंक आप सभी ने ये वाला किया होगा क्योंकि ईजी भी पड़ता है सब आपके क्या नाम से। ठीक है, तो इस प्रकार आपके संपूर्ण पेपर का एनालिसिस हमने करवा दिया है। ठीक है, आई होप आपने हमें बहुत अच्छे से सुना होगा और आपके क्वेश्चन हो गए, रीचेकिंग भी आपने कंप्लीट कर ली होगी। तो ये था आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का हाफ ईयरली 2024-25 का एग्ज़ाम पेपर। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।